गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। ई लेक्चर की आज की सीरीज में हम लोग एलएलबी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फैमिली लॉ फर्स्ट, हिंदू लॉ, विधि प्रथम वर्ष के विषय पारिवारिक विधि, जिसे हम लोग हिंदू विधि के नाम से जानते हैं, के सेक्शन 14 धारा 14 है, नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। अर्थात विवाह के 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई याचिका पेश न की जाएगी। टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को विवाह विच्छेद, डाइवोर्स, सभी ग्राउंड्स पे डाइवोर्स, both the parties, for both the parties and for only for wife and divorce by mutual consent, सारे आधार मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आज हम लोग विवाह विच्छेद के लिए जो पहले हमने ग्राउंड्स पढ़े, उनमें से या उन आधारों में मैरिज होने के कितने समय बाद तक विवाह विच्छेद की पिटीशन या याचिका न्यायालय में नहीं लग सकती, उस सेक्शन को, उस धारा को सेक्शन 14 के अंतर्गत समझेंगे। सेक्शन 14 जैसा आप इसके टाइटल से ही समझ रहे हैं कि नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, अर्थात विवाह के 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई याचिका पेश नहीं की जाएगी। इट मीन्स कि जब मैरिज हो गई तो मैरिज होने के 1 वर्ष तक किसी भी आधार पे, जो आपने पहले डाइवोर्स के ग्राउंड्स पढ़े, किसी भी आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में पेश किसी पक्षकार द्वारा नहीं की जाएगी। आइए इसे हम समझते हैं। Notwithstanding anything contained in this act, it shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of a marriage by a decree of divorce unless at the date of the presentation of the petition 1 year has elapsed since the date of marriage, provided that the court may, upon application made to it in accordance with such rules as may be made by the High Court in that behalf, allow a petition to be presented before 1 year has elapsed since the date of the marriage on the ground that the case is not one of exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent. But if it appears to the court at the hearing of the petition that the petitioner obtained leave to present the petition by any misrepresentation or concealment of the nature of the case, the court may be, if it pronounces a decree, do so subject to the condition that the decree shall not have effect until after the expiry of 1 year from the date of the marriage, or may dismiss the petition without prejudice to any petition which may be brought after the expiration of the said 1 year upon the same or substantially by same facts as those alleged to support of the petition, so डिसमिस्ड। अर्थात इस एक्ट में, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, किसी भी बात के होते हुए भी जब तक कि डाइवोर्स की डिक्री या विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के भंग के लिए कोई भी याचिका विवाह की तारीख से विवाह होने के 1 वर्ष का समय न बीत चुका हो, न्यायालय एंटरटेन नहीं करेगा। अर्थात 1 वर्ष की अवधि से पूर्व विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी। लेकिन न्यायालय ऐसे नियमों के अनुसार, जैसा कि हाईकोर्ट द्वारा इस निमित्त बनाए जाएंगे, अपने में से किए गए आवेदन पर याचिका को विवाह की तारीख से 1 वर्ष पूरा होने से पहले
इस आधार पे दे सकेगा कि वह मामला प्रार्थी द्वारा असाधारण कष्ट भोगे जाने या प्रत्युत्तरदाता की असाधारण दुराचारिता का है, अर्थात एक्सेप्शनल हार्डशिप और एक्सेप्शनल डेप्रिवेटी, असाधारण दुराचारिता और असाधारण कष्ट का है। यदि न्यायालय को याचिका की सुनवाई पे ये लगता है कि प्रार्थी ने याचिका पेश करने के लिए कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया, मिथ्या व्यपदेशन नहीं किया या कुछ भी छल नहीं किया है, तो न्यायालय ऐसी डिग्री दे देगा, लेकिन इस शर्त के अधीन देगा कि विवाह की तारीख से 1 वर्ष का अवसान हो जाएगा, तब तक वह आज्ञप्ति प्रभावशील नहीं होगी। इट मीन्स अगर न्यायालय, मान लीजिए पहली बात तो कि न्यायालय मैरिज होने के 1 वर्ष के अंदर कोई भी विवाह विच्छेद की याचिका ग्रहण ही नहीं करेगा। इन केस कई बार क्या होता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसा इसमें लिखा गया, बताया गया इस सेक्शन में, कि असाधारण दुराचारिता या असाधारण कष्ट भोगे जाने का है। तो ऐसे कष्ट में जहां एक पल भी रहना मुश्किल हो, 1 वर्ष बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो न्यायालय उस पिटीशन को एंटरटेन करेगा और विवाह विच्छेद की डिग्री दे देगा, लेकिन साथ ही कंडीशन लगाएगा कि ये डिग्री जो है उस समय प्रभावी होगी जबकि 1 वर्ष का समय बीत जाएगा, वरना फिर ये डिग्री, अगर ऐसा लगेगा कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन या कुछ ही ऐसी छल या कपट के आधार पर ली है, तो फिर याचिका को वो खारिज कर देगा। And the second clause is, in disposing of any application under this section for leave to present a petition for divorce before the expiration of 1 year from the date of the marriage, the court shall have regard to the interest of any children of the marriage and the question whether there is a reasonable probability of a reconciliation between the parties before the expiration of the said 1 year। अर्थात विवाह की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से पूर्व विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय याचिका पेश करने की इजाजत के लिए इस धारा के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करने में न्यायालय, अगर मान लीजिए कोई बच्चे हैं तो उन बच्चों के हित और पक्षकारों के बीच उस अवधि में 1 साल से पहले की समाप्ति से पूर्व मेल मिलाप की जितनी भी संभावना होगी, रीजनेबल जो प्रोबेबिलिटी होगी, संभावनाएं होंगी, उनको ध्यान में रख करके इस आधार पे जो जिस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स की याचिका लगाई गई है उस आधार पे उन्हें विवाह विच्छेद की डिग्री जारी कर देगा। इसका तात्पर्य ये है कि जब कोई पक्षकार विवाह विच्छेद की याचिका 1 वर्ष के अंदर लगा देता है और फिर न्यायालय को ये लगता है कि बच्चे हैं या किसी ने कंसीव किया हुआ है, या फिर 1 वर्ष की, जैसे ही 1 वर्ष बीतेगा तो इन दोनों के बीच में मिलने की कोई भी संभावना नहीं है, कोई रीजनेबल प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है, तो फिर न्यायालय विवाह विच्छेद की डिग्री देगा। इट मीन्स इसका तात्पर्य है कि न्यायालय विवाह विच्छेद की किसी भी आधार पर जब डिग्री देगा तो बच्चों का वेलफेयर, बच्चों का हित जरूर ध्यान में रखेगा। मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा सेक्शन 14 को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत जोड़ा गया। बहुत पहले जब हिंदू विवाह अधिनियम 1935 था, उस समय सेक्शन 14 में विवाह विच्छेद के किसी भी मतलब आधार पे अगर आप मैरिज को डिसॉल्व कराते हैं या विवाह विच्छेद करना चाहते हैं अपना, तो 3 वर्ष का रेस्ट्रिक्शन था कि 3 वर्ष की इसका समय बीत जाना चाहिए। लेकिन 3 वर्ष का समय हटा करके अब जब ये मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 आया, तो इस टाइम पीरियड को घटा करके 1 साल 1 ईयर कर दिया गया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब, जैसा आपने इस सेक्शन 14 के फर्स्ट में ही देखा, एक्सेप्शनल हार्डशिप या एक्सेप्शनल डेप्रिविटी अगर होती है, ऐसा अगर कुछ है, तो फिर 3 वर्ष बहुत लंबा समय है किसी पक्षकार के साथ रहना।
क्योंकि 3 वर्ष तक साथ रहो, इस समय को बिताओ, फिर उसके बाद दोनों के बीच में विवाह विच्छेद होगा, फिर अपील के समय का अवसान होगा, फिर वो वापस से मैरिज कर पाएंगे। तो एक बहुत क्रूशियल समय या बहुत एक अच्छा समय जो पक्षकारों का होता है वो बीत जाता है सेकंड मैरिज से पहले। तो इसलिए ये कहा गया न्यायालय इस संशोधन द्वारा 1976 में इसमें समय में अमेंडमेंट करके 3 इयर्स को 1 ईयर कर दिया गया। क्योंकि बहुत असाधारण परिस्थिति अगर होगी तभी कोई इतनी जल्दी अपनी फैमिली को या विवाह विच्छेद करना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सोसाइटी इस तरह की है या जो भी है, अक्सर लोग समझाइश से या समझा बुझा के देखते हैं कि स्टार्टिंग है, कई बार एक दूसरे के स्वभाव आचार विचार को समझने में समय लगता है, तो उन्हें बहुत समय देते हैं कि आप साथ में रहिए। और क्योंकि अभी आप अगर ऐसा सब उठा लेंगे ऐसा कदम तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए जब तक असाधारण परिस्थितियां नहीं हो विवाह विच्छेद ना लिया जाए। तो असाधारण परिस्थितियां जब होंगी तो 1 ईयर के बाद भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। और अगर बहुत ही अगर वैसा होगा तो फिर म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स है ही। इसलिए अगर ऐसी अगर परिस्थितियां उत्पन्न हो गई तो फिर विवाह विच्छेद के लिए यहाँ पे सेक्शन 14 में 1 वर्ष की अवधि के पश्चात विवाह विच्छेद के लिए याचिका लगा देते हैं। लेकिन साथ ही इसमें 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं, एक्सेप्शनल हार्डशिप एंड एक्सेप्शनल डेप्रिविटी। असाधारण दुराचारिता और असाधारण कष्ट का मामला अगर ऐसा है या अगर कहीं पे उन्होंने फैक्ट्स को छुपा लिया है तो फिर न्यायालय इस आधार पे पहले भी विवाह विच्छेद की डिक्री दे सकता है। अब जाहिर सी बात है, एक्सेप्शनल हार्डशिप या एक्सेप्शनल डेप्रिविटी, असाधारण दुराचारिता हम किसे कहेंगे? कई बार क्या होता है कि जैसा मैंने विवाह विच्छेद के क्रूअल्टी ग्राउंड में और क्रूअल्टी ग्राउंड में भी आप लोगों को साथ डिस्कस किया कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि एक पक्षकार के लिए वो सहनीय होती हैं और बहुत कम चीजें भी किसी पक्षकार के लिए असहनीय हो जाती है। तो हम लोग किस चीज को असाधारण कष्ट कहेंगे, असाधारण दुराचारिता कहेंगे और किसे नहीं लेंगे, ये हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। क्योंकि हर पक्षकार की जो उनकी सहन करने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। और साथ ही क्या होता है, हर आदमी का सेंसिटिव जो होता है उनका वो सेंस करने का या उनको महसूस करने का, ये सब भी डिफरेंट चीजें होती हैं। तो किस मामले में हम असाधारण दुराचारिता कहेंगे और किस में हम असाधारण कष्ट किसे कहेंगे, ये इसलिए क्या है, हर मामले के तथ्यों पे या उसके फैक्ट्स पे उस पे डिपेंड करता है। जैसे हस्बैंड ने या वाइफ ने अगर कहीं एडल्ट्री की तो ये कह सकते हैं हम, और एक बच्चा मतलब इलीगल रिलेशनशिप से, इलिसिट रिलेशनशिप से अगर कोई बच्चा है तो ये मान सकते हैं कि ये असाधारण दुराचारिता है। इसी तरह मान लीजिए अगर हस्बैंड जो है, जो लास्ट में मैंने बताए थे वाइफ के लिए अतिरिक्त आधार कि हस्बैंड जो है वो अननेचुरल ऑफेंसेज, रेप, सोडोमी या बेस्टिलिटी का अपराधी है, तो फिर इसे भी हम लोग कह सकते हैं कि इस आधार पे न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका लगाई जा सकती है, क्योंकि ये मामले स्पष्ट दिख रहे हैं कि असाधारण दुराचार के हैं। एक बहुत फेमस केस है बोमन वर्सेस बोमन 1949 टू ऑल इंग्लैंड रिपोर्ट्स 127, बहुत पुराना केस है। इसमें प्रिवी काउंसिल द्वारा असाधारण दुराचारिता को स्पष्ट करने की, असाधारण दुराचार की डेफिनेशन देने की कोशिश की गई। इसके अनुसार जैसे मान लीजिए यदि मान लीजिए कोई प्रतिपक्षी जो है एक से अधिक मैरिज करता है तो उसकी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा असाधारण परिस्थिति हो जाएगी उत्पन्न। तो अगर प्रतिपक्षी एक से अधिक वैवाहिक अपराध करता है, दूसरा यदि प्रतिपक्षी ने वैवाहिक अपराध तो एक किया लेकिन उसका आचरण जो है, कंडक्ट जो है वो निंदनीय है, वो दुष्चरित्र है, तो सेकंड कंडीशन में इसे भी असाधारण दुराचार माना गया। और कई बार क्या होता है, प्रतिपक्षी ने अपराध तो एक ही किया
परंतु अपराध में होके उससे वो बहुत ज्यादा मतलब इस नेचर का है कि उसके साथ रहना असंभव हो जाए या कोई ना रह सके। तो ऐसी परिस्थितियों में साथ रहने से इनकार करना असाधारण कष्ट, ये जो ऐसी कंडीशंस होंगी, बॉमन वर्सेस बॉमन के केस में यही कहा गया कि यदि एक से अधिक वैवाहिक अपराध किए हो या उसने अपराध एक किया हो वैवाहिक अपराध लेकिन उसका आचरण निंदनीय हो या फिर अपराध मात्र न होकर के उससे भी कहीं अधिक हो, तो इन परिस्थितियों को, इन कंडीशंस को ये माना गया कि वो असाधारण दुराचार और असाधारण कष्ट की डेफिनेशन में आते हैं। इसी तरह एक और केस सविता वर्सेस प्राणनाथ 1976 जम्मू एंड कश्मीर 89, इस मामले में भी कुछ इसी तरह के असाधारण जो तथ्य थे वो थे, असाधारण कष्ट के आधार पे था। दोनों की मैरिज हुई और फिर उन्होंने एक साल बाद, एक साल से पहले उन दोनों ने विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में पेश कर दी। प्रतिपक्षी ने कहा कि सेक्शन 14 के अंतर्गत क्या होता है कि एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने, दूसरे ने कहा कि नहीं ये असाधारण कष्ट की स्थिति है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि जब ऐसी कंडीशन इतने लंबे समय तक रही है तो फिर याचिका खारिज करने का कोई भी रीजन नहीं है। असाधारण अगर कष्ट हो गए और समय बीत गया तो फिर क्यों न क्यों विवाह विच्छेद की याचिका उन दोनों के बीच में लगा दी जाए या विवाह विच्छेद उनका कर दिया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अभित्यजन जो है, पक्षकार छोड़ करके ऐसा तिरस्कार करे या ऐसा उपेक्षा वाला या ऐसा व्यवहार करे कि साथ नहीं रह सकते, तो जो पार्टी उसके साथ रहती है वो उसके लिए ये असाधारण कष्ट बन जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम इसे असाधारण कष्ट की डेफिनेशन या असाधारण कष्ट कह सकते हैं। इसी तरह मेघनाथ वर्सेस सुशीला 1957 मद्रास का केस था। इस केस में भी यही हुआ कि जब मान कि क्या हुआ कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करे और बहुत धर्म के प्रति अगर कोई फीमेल कट्टर है, अपने धर्म को लेके बहुत सेंसिटिव है और वही उसके अपोजिट कोई धर्म अपनाए और रोज कुछ ऐसी डिमांड करे जिससे कि उसके घर में शांति नहीं रहे या उसके बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट कोई ऐसा कुछ करे, जैसे मान लीजिए कोई मीट मांस मछली बिल्कुल नहीं खाता और कोई रोज ही कहे सुबह शाम दोनों टाइम मीट मांस मछली खाए या फिर अननेचुरल ऑफेंसेस के लिए डिमांड करे, तो फिर ये असाधारण कष्ट की श्रेणी में आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक वर्ष के समय से पूर्व भी विवाह विच्छेद की डिग्री न्यायालय द्वारा पारित कर दी जा सकती है। आज हम लोगों ने सेक्शन 14 जिसमें सभी जो मैंने आज तक आपको बताए थे विवाह विच्छेद, सेक्शन 13 में बताए थे विवाह विच्छेद जो है तलाक के आधार बताए थे। अब इन तलाक के आधार तो आपने पढ़े, लेकिन विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय में याचिका कब पेश की जाएगी, ये सेक्शन 14 में आज आप लोगों को बताने की मैंने कोशिश की है कि विवाह विच्छेद की कोई भी याचिका एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व न्यायालय में पेश नहीं की जा सकती। साथ ही ये बताया कि एक्सेप्शंस जब हो, एक्सेप्शनल हार्डशिप हो या एक्सेप्शनल डेप्रिवेटिव हो, तो फिर इस आधार पर न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका एक वर्ष पूर्व भी लगाई जा सकती है। उम्मीद है आप लोग जरूर इनसे लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। आगे के सेक्शंस में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन जो होंगे उन्हें पढ़ेंगे या समझेंगे। ओके, थैंक यू।